नमस्कार दोस्तों, प्रोग्रामिंग फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग के लेक्चर सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे फंक्शंस की। फंक्शंस जनरली दो तरीके के होते हैं, एक तो लाइब्रेरी फंक्शंस, दूसरा यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो हम डिटेल में सबको चलेंगे, वन बाय वन हम एग्जांपल के साथ समझेंगे। पहले हम देखते हैं कि फंक्शंस की डिफिनीशंस क्या है, वो उसकी नीड क्यों थी, वो कितनी कितनी बेनिफिशियल है हमको आगे के प्रोग्रामिंग पार्ट में। तो a function is a block of code that perform a particular task. A C program consists one or more functions. If a program has only one function, then it must be main function. तो जितने भी प्रोग्रामिंग पार्ट होते हैं, प्रोग्राम जब आप सी प्रोग्राम का किए होंगे तो वहां पे कई सारे ब्लॉक ऑफ कोड होते हैं जिसको हम किसी पर्टिकुलर टास्क के लिए परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जांपल, जब आपने प्रोग्राम किया होगा तो जनरली आपने फंक्शन यूज किया होगा printf, scanf, ठीक है, getch, clr, scr यूज किया होगा। एक मेन फंक्शन भी आपने यूज किया होगा जो जनरली मेन फंक्शंस के अंदर ही सारे प्रोग्राम होते हैं सी लैंग्वेज में। तो इसमें क्या बोल रहा था, फंक्शन जनरली क्या होता है, ब्लॉक ऑफ कोड होता है जो कोई पर्टिकुलर टास्क परफॉर्म करता है। जैसे प्रिंटफ का काम क्या था, आउटपुट, मतलब इसका प्रिंटफ का टास्क क्या है, आउटपुट देना। स्कैनफ का टास्क क्या है, इनपुट लेना। ठीक है, ऐसे ही हर फंक्शंस का कुछ न कुछ पार्टिकुलर टास्क होता है। ठीक है, अगर हम किसी भी प्रोग्राम में बात करें कि किसी भी प्रोग्राम में अगर हम कहें कि केवल एक ही फंक्शन यूज हुआ है, तो फंक्शन कंपलसरी होता है मेन फंक्शन जो हर सी प्रोग्राम का कंपलसरी पार्ट होता है। तो एटलीस्ट किसी भी सी प्रोग्राम में एक फंक्शन तो होगा ही होगा जो मेन होगा। मेन के अलावा और भी डिफरेंट फंक्शंस आप यूज कर सकते हैं, रख सकते हैं प्रोग्राम में। तो मेन डिफिनीशन यही था फंक्शंस का। अब फंक्शंस बेनिफिशियल क्यों है किसी भी प्रोग्रामिंग के टर्म में अगर हम बात करें तो पहला रीजन, ए प्रोग्राम कैन बी डिवाइडेड इनटू फंक्शंस ईच ऑफ विच परफॉर्म सम स्पेसिफिक टास्क। इसको समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि हम एक कैलकुलेटर का प्रोग्राम बना रहे हैं। इसका प्रोग्राम कैलकुलेटर, ठीक है। अब कैलकुलेटर के प्रोग्राम में आप समझेंगे जब हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने जाएंगे कि वहां पे एक तो अर्थमेटिक प्रॉब्लम सॉल्व होता है, ठीक है, कुछ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम जैसे लॉजिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है, ठीक है, कुछ आपके ट्रिग्नोमेट्री प्रॉब्लम सॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। तो डिफरेंट प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं कैलकुलेटर की हेल्प से। लेकिन अगर हम किसी पर्टिकुलर केवल एक ही पर्सन को बोल दें कि ये कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपको बनाना है, तो उसके लिए कितना बड़ा टास्क हो जाएगा कि हर फंक्शन के लिए हर अलग अलग ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो कितना बड़ा टास्क हो जाएगा। लेकिन अगर हम कई सारे प्रोग्रामर को, सपोज करो 10 प्रोग्रामर को दे दें कि एक प्रोग्रामर को केवल अर्थमेटिक पे काम करना है, एक को केवल लॉजिकल पे काम करना है, किसी दूसरे को दूसरे टाइप के कैलकुलेटर के प्रोग्राम पार्ट पे काम करना है, तो इंडिपेंडेंटली क्या करेंगे, सब अलग अलग प्रोग्रामिंग करेंगे और लास्ट में हम सभी को कंबाइन कर देंगे। जब लास्ट सभी कंबाइन कर देंगे, कैलकुलेटर का प्रोग्राम आपका बन जाएगा। तो जो यहाँ पे अलग अलग पार्ट है, जैसे अर्थमेटिक का हम एक फंक्शन बना दे, लॉजिकल का एक फंक्शन बना दे, ट्रिग्नोमेट्रिक का एक फंक्शन बना दे, तो एक अलग अलग फंक्शन बना के अलग अलग हम प्रोग्रामर से काम करा सकते हैं। वो क्या करेगा, हर फंक्शन अपना एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करेगा, और जब हम इन सभी को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेटर का प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है। सेकेंड, इट मेक रीयूजेबल का मतलब है कि आपने कोई एक फंक्शन एक बार बना दिया, सपोज करो कि आपने अरिथमेटिक कैलकुलेशन का एक फंक्शन बना दिया। अब
एक बार एक कैलकुलेटर में तो यूज हो गया, लेकिन आप चाहते हैं कि इस फंक्शन का कहीं और यूज करना चाहते हैं तो उसको रीयूज कर सकते हैं, मतलब उसकी बार बार हम यूज कर सकते हैं एक ही कोड के थ्रू, मुझे बार बार कोड करने की जरूरत नहीं होगी। तो मीन्स एक रीयूजेबिलिटी भी आ जाता है। नेक्स्ट है प्रोग्राम बिकम्स इजीली अंडरस्टैंडेबल, मॉडिफिएबल एंड इजी टू डिबग एंड टेस्ट। तो प्रोग्राम इससे क्या हो जाएगा, अगर फंक्शंस बनता है, ध्यान दीजिए ऐसे समझिए कि कोई एक बड़ा प्रोग्राम है, अगर उसको हम छोटे पार्ट में, छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दें, ठीक है, और इसका सी प्रोग्राम, इसका सी प्रोग्राम, इसका सी प्रोग्राम, इसका सी प्रोग्राम, एक फंक्शन बनाए, इसका फंक्शन बना दिया, इसका फंक्शन बना दिया, इसका फंक्शन बना दिया, ठीक है। अब प्रॉब्लम तो एक बिग साइज का था, लेकिन इसको हमने मॉड्यूल में तोड़ दिया और लास्ट में जो सी प्रोग्राम सभी का था सबको हम कंबाइन कर दें सी प्रोग्राम, तो क्या हो जाएगा, जो मेजर प्रॉब्लम था इसका प्रॉब्लम सॉल्व होकर एक सी प्रोग्राम बन जाएगा, ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पे बताने की कोशिश कर रहा था कि प्रोग्राम इजिली अंडरस्टैंडेबल, कि प्रोग्राम हर कोई देख के इजिली अंडरस्टैंड कर सकता है कि कौन सा मॉड्यूल, कौन सा फंक्शन क्या काम कर रहा है। मॉडिफिएबल, किसी भी पार्ट में अगर मॉडिफिकेशन करना है तो मुझे पूरे प्रोग्राम को देखने की जरूरत नहीं है, उस पार्टिकुलर फंक्शन में जाएंगे, उसको मॉडिफाई कर देंगे। एंड इजी टू डिबग एंड टेस्ट, कोई एरर है तो उसको बहुत इजीली हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, उसको टेस्ट कर सकते हैं, फिर उसको दूर कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है फंक्शन कैन स्टोर इन लाइब्रेरी एंड रीयूजेबिलिटी कैन बी अचीव्ड। तो फंक्शंस कैन बी स्टोर इन लाइब्रेरी, जैसे हमने बताया कि आपने जब पहले प्रोग्रामिंग किया होगा तो हम कई सारे हेडर फाइल यूज कर रहे थे, जैसे हैश, इंक्लूड, stdio.h यूज करते थे। तो कई सारे फंक्शन लाइब्रेरी में स्टोर होते हैं, जैसे studio.h के अंदर देखें तो printf, scanf, ये फंक्शन जनरली कहाँ स्टोर होते हैं, studio.h के अंदर। तो जनरली क्या बोला कि फंक्शन हम लाइब्रेरी में भी स्टोर कर सकते हैं और लाइब्रेरी के अलावा भी हम रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि सारे फंक्शन मुझे लाइब्रेरी में ही स्टोर करना है। तो इसी बेस पे फंक्शन को दो तरह से डिवाइड किया गया है, जिसको हम कह सकते हैं टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप ऑफ फंक्शन में क्या आ जाएगा, टू टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, पहला होता है आपका लाइब्रेरी फंक्शन, दूसरे होते हैं यूजर डिफाइंड फंक्शन। दोनों को हम यहाँ समझेंगे, लाइब्रेरी फंक्शंस कौन से होंगे, यूजर डिफाइंड फंक्शन कौन से होंगे। अभी तक आपने जो प्रोग्राम पढ़ा होगा, जनरली आपने जो फंक्शन यूज किया होगा, तो जैसे फंक्शन यूज किया आपने printf, scanf, ठीक है, आपने sqrt यूज किया होगा, ठीक है। तो कई सारे फंक्शन है जिसके लिए हम उसका एक हेडर फाइल में उसका ऑलरेडी डिफिनेशन दिया रहता है, जिसको हम लाइब्रेरी फंक्शन कहते हैं। जैसे printf कहाँ होता है, stdio.h में, ठीक है, स्कैनअप भी यही होता है studio.h में। sqrt कहाँ होता है, math.h में, तो ये भी एक हेडर फाइल में है। तो ऐसे फंक्शन जिसके करेस्पॉन्डेंस कोई हेडर फाइल हम यूज करते हैं, वो सारे क्या होते हैं, लाइब्रेरी फंक्शंस। लाइब्रेरी फंक्शन C has facility to provide library functions for performing some operation. These functions are present in the C library and they are predefined. They are predefined से पहले से predefined होता है, इसमें हम चेंज नहीं कर सकते, इसकी अगर स्पेलिंग भी चेंज करेंगे तो गलत हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल sqrt, printf, scanf, etc. To use the library function, we have to include corresponding header file using preprocessor directory. मैंने बताया कि जो भी प्री डिफाइंड फंक्शन होंगे उसके करस्पॉन्डिंग उसका एक हेडर फाइल भी आपको लेना पड़ेगा। जैसे कि sqrt केस में math.h आपको लगाना कंपलसरी है, क्योंकि sqrt का डिफिनीशन कहीं ना कहीं math.h में रखा रहता है, तो अगर math.h हम यूज कर लेते हैं प्रोग्राम में तभी ये काम करेगा। ऐसे printf, scanf कहाँ होता है, studio.h में, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे समझिएगा कि एक प्रोग्राम जैसे हम बना रहे हैं, इस प्रोग्राम को देखिएगा, यहाँ पे हैश इंक्लूड studio.h हमने यूज किया और math.h किया। अच्छा, एक और आपने प्रीडिफाइंड फंक्शन देखा होगा, clr, scr और getch, ये जनरली आपका conio.h में होते हैं। जब आप conio.h यूज करते हैं तो वहां पे क्या होता है कि इनका डिफिनीशन clr, scr, getch का conio.h के पास रहता है, जहां से डिफिनीशन कॉल कर लेता है रन टाइम में,
ठीक है। अब इसी बेस पे हम एक एग्जांपल देखते हैं लाइब्रेरी फंक्शंस का बेस पे प्रोग्राम, फिर वो समझ में आ जाएगा आपको। देखिए हैश इंक्लूड std.h, हमने std.h लगाया और दूसरा हमने हेडर फाइल लिया math.h, ठीक है। अब मैंने प्रोग्राम लिया यहाँ पे हमने लिया $NS प्रिंट ऑफ इंटर ए नंबर, हमने लिया स्कैन ऑफ %LF, क्योंकि डबल केस में LF टाइप कन्वर्जन होता है उसका, %n ले लिया हमने, उसका SQRT निकाला, S स्क्वायर लिखा SQRT और n, जो भी यहाँ n हमने लिया, सपोज n की वैल्यू हमने लिया 5, तो 1 की वैल्यू हमने लिया 25, तो इसकी SQRT मतलब स्क्वायर रूट निकालेगा, स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 25, ठीक है। और यही 25 हम लास्ट में फिर प्रिंट करा देंगे, सिंपल स्टेटमेंट से प्रिंट करा देंगे। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि यहाँ पे किसी भी नंबर का हम स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, तो आप देखेंगे इस प्रोग्राम में कौन कौन से फंक्शन यूज हुए। देखिए एक तो मेन फंक्शन यूज हुआ, ये तो रहेगा ही रहेगा मेन फंक्शन, किसी भी सी प्रोग्राम में मेन तो रहेगा, विदाउट मेन कोई भी सी प्रोग्राम नहीं बनता, ठीक है। एक देखिए प्रिंटअप यूज हुआ, स्कैनअप यूज हुआ और यहाँ पे SQRT यूज हुआ, और प्रिंटअप एक बार फिर से लास्ट में यूज हुआ, ठीक है। तो यहां से क्या देख रहे हैं आपकी प्रिंटअप स्कैनअप के लिए क्या लगा std.h, और SQRT के सपोर्ट में क्या लगा math.h, ठीक है। तो इस तरह से ये हेडर फाइल काम कर रहा है। अगर हम ये हेडर फाइल नहीं लगाएंगे तो प्रिंटअप स्कैनअप और SQRT ये सारे फंक्शंस हमारे काम नहीं करेंगे, ठीक है। इसलिए इसको कहा जाता है लाइब्रेरी फंक्शंस। नेक्स्ट जो आता है हमारा यूजर डिफाइंड फंक्शंस आते हैं। तो यूजर डिफाइंड फंक्शंस, तो आज के अभी हम लेक्चर में डिस्कस करेंगे यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शन बनते हैं, और उसका लाइव एग्जांपल भी हम यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं डिफिनीशन। ठीक है, डिफिनीशन देखिए, यूजर कैन क्रिएट देयर ओन फंक्शंस for performing any specific task of the program. This type of function called user defined function. ध्यान दीजिए अभी जो आपने पीछे देखा वहां पे 3-4 फंक्शन आपने देखा जो प्री डिफाइंड थे, मतलब उसकी डिफिनेशन कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में थी। अब यहाँ पे अगर हम यूजर डिफाइंड फंक्शन की बात करें तो यूजर डिफाइंड फंक्शन में हम खुद से अपना फंक्शन क्रिएट कर सकते हैं और उस फंक्शंस को हम प्रोग्राम में यूज कर सकते हैं। उस टाइम उसके करेस्पॉन्डेंस मुझे कोई हेडर फाइल की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। तो मुझे करना क्या क्या पड़ता है उस केस में, टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड फंक्शन वी शुड नोट अबाउट द फॉलोइंग 3 थिंग्स। 3 चीज आपको यूजर डिफाइंड फंक्शन बनाते टाइम करना पड़ेगा। पहला तो फंक्शन डिफिनीशन एक होता है, सेकेंड पार्ट होता है फंक्शन डिक्लेरेशन, एंड थर्ड होता है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। तो इन तीनों को हम 1 बाय 1 समझेंगे। एक प्रोग्राम पहले देख लेते हैं एग्जांपल के तौर पे, वहां पे हम दिखा देते हैं तीनों चीज क्या होता है, उसके बाद हम क्या करेंगे एक एक पार्ट के डिटेल में चलेंगे। तो देखिए किसी भी फंक्शंस को, ये 3 चीज है ना, फंक्शन डिफिनीशन, फंक्शन डिक्लेरेशन, फंक्शन कॉलिंग। तो जब हम कोई फंक्शन अपने मन से बनाने जाते हैं तो सबसे पहला काम हमको करना होता है फंक्शन को डिक्लेयर करना होगा। जो फंक्शन हमने डिक्लेयर किया उस फंक्शन को मुझे डिफाइन करना होगा, मतलब कि उस फंक्शन को काम क्या करना है, उसके अंदर उसका कोड क्या होगा। और जब फंक्शन डिफाइन हो गया तो उस फंक्शन का यूज, मतलब उसकी कॉलिंग करना, उस फंक्शन को अब हम कॉल करेंगे, उसको हम यूज करेंगे अपने प्रोग्राम में, ठीक है। तो चलिए इन तीनों को देखते हैं कैसे कैसे होता है। एक हमने सिंपल प्रोग्राम बनाया, राइट ए प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ 2 नंबर यूजिंग फंक्शन, मतलब फंक्शंस का यूज करके मुझे 2 नंबर का एडिशन निकालना है। अब देखिए सिंपल प्रोग्राम नहीं है ये कि 2 नंबर इनपुट लिया, अरिथमेटिक ऑपरेशन लगाया, सम करके आउटपुट दे दिया। यहाँ पे यूज करना है आपको फंक्शन का, कि मींस एक फंक्शन बनाना है। तो हमने हैश इंक्लूड std.h से स्टार्ट किया। ये देखिए हमने सबसे पहले काम क्या किया, इंटीजर सम, इंटीजर x, इंटीजर y, फंक्शन डिक्लेरेशन कर रहे हैं, मींस फंक्शन को डिक्लेयर कर रहे हैं। इसको हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग के भी नाम से जानते हैं। आपसे कभी कभी पूछ दिया जाए फंक्शन प्रोटोटाइपिंग क्या होता है, तो आप कह सकते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन ही आपका प्रोटोटाइपिंग है।
तो इसका स्टैंडर्ड फॉर्मेट होता है यहाँ पे इंटीजर रिटर्न टाइप होगा ये। सम फंक्शंस का नेम, किस नाम का फंक्शन बना रहे हैं, तो सम नाम का हम फंक्शन बना रहे हैं। इसके अंदर कितने वैल्यू हम पास करेंगे एज ए पैरामीटर, तो यहाँ पे इंटीजर x, मतलब एक x वेरिएबल, एक x पैरामीटर पास करेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा, और दूसरा y पैरामीटर पास करेंगे जो इंटीजर टाइप का होगा। मतलब जो सम फंक्शन है वहां पे दो पैरामीटर पास होंगे। ठीक है, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। अब हम मेन प्रोग्रामिंग में अपने आते हैं। मेन प्रोग्रामिंग हमने क्या किया कि अच्छा, मेन प्रोग्रामिंग से पहले हम डिफिनीशन को भी समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पे डिफिनीशन पार्ट दिया गया है, फंक्शन डिफिनीशन है ये। फंक्शन डिफिनीशन जनरली हम प्रोग्राम में कहीं भी दे सकते हैं, जैसे आप जैसे डिक्लेयर किए, डिक्लेरेशन के जस्ट बाद भी कर सकते हो इसको, या मेन वाले पार्ट के लास्ट में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, वो प्रॉपरली काम करेगा। तो हमने फंक्शन डिक्लेरेशन यहाँ पे किया है, डिफिनीशन यहाँ दिया। हमने क्या किया कि इंटीजर जो फंक्शन नेम था, ये देखिए फंक्शन डिक्लेयर में क्या था, इंटीजर सम, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई, तो इसी नाम से यहाँ लिखेंगे इंटीजर सम, इंटीजर एक्स, इंटीजर वाई। ध्यान दीजिए यहाँ पे डिक्लेरेशन करते टाइम हम सेमी कॉलन टर्मिनेट करेंगे, लेकिन डिफिनीशन देते टाइम हम कोई टर्मिनेशन नहीं लगाएंगे। तो x और y, मतलब यहाँ पे दो पैरामीटर x और y के पास दो वैल्यू आएंगे, और इसके अंदर अब देखिए हम कोड कर रहे हैं, इसके अंदर फंक्शन को डिफिनीशन दे रहे हैं कि हमने एक थर्ड वेरिएबल बना लिया z नाम का, z इक्वल टू x प्लस वाई कर लिया, मतलब इसका x प्लस वाई का एडिशन निकाल दिया, रिटर्न z। रिटर्न z क्या बता रहा है, यहाँ पे जो इंटीजर है, इंटीजर हमेशा बताता है रिटर्न टाइप। तो रिटर्न टाइप क्या है यहाँ पे, इंटीजर, मतलब z में इंटीजर वैल्यू यहाँ पे जो आया इंटीजर, इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो फाइनली जो ये फंक्शंस है, ये फंक्शंस क्या किया, दो नंबर इनपुट लिया, तो नंबर एज ए पैरामीटर लिया, उसका सम रिटर्न कर रहा है। ठीक है, अब हम आते हैं मेन प्रोग्रामिंग में। जैसा कि हमने बताया कि विदाउट मेन प्रोग्राम कोई सी का प्रोग्राम हो ही नहीं सकता, तो मेन तो रखना जरूरी है। तो मेन में अब हम आते हैं। मेन में हमने आया, यहाँ पे हमने लिया इंटीजर a, b, s, हमने तीन वेरिएबल लिया, पहला a नंबर के लिए, दूसरा b दूसरे नंबर के लिए, s लिया सम के लिए। तो प्रिंट ऑफ इंटर द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो स्क्रीन पे मैसेज, आपका स्क्रीन पे ऐसे लिख सकते हैं, आएगा मैसेज इंटर वैल्यू ऑफ a एंड b। दो वैल्यू आपने दिया, सपोज दिया 10 और 20। ठीक है, तो स्टोर कहां हो जाएगा, a के पास और b के पास स्टोर हो जाएगा। तो जब a के पास 10 हो गया, b के पास 10 हो गया, देखिए इस तरह से वेरिएबल बनेगा ना, a और b स्टोर हो गया, यहाँ पे 10, यहाँ हो गया 20। ठीक है, और जब हमने डिक्लेयर किया था तो दो पैरामीटर और बना था, x और y, यहाँ पे x और y ये भी बना था, ये भी तो डेटा वेरिएबल बना यहाँ पे। तो चलिए अब हम देखते हैं यहाँ पे, इसके बाद हम क्या कर रहे हैं, s इक्वल टू सम ए बी। ध्यान दीजिए फिर से हम उसी फंक्शन नेम क्या था, सम नाम का फंक्शन था, जिसको हमने डिक्लेयर किया था, जिसका डिफिनीशन दिया था। अब हम इसका कॉलिंग कर रहे हैं, मतलब फंक्शन को कॉल कर रहे हैं, फंक्शन का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, सम फंक्शन का नेम लिखे, यहाँ पे केवल नेम लिखेंगे। ध्यान देना कि कॉलिंग करते टाइम न तो कोई हम रिटर्न टाइप लगाते हैं, जैसे आप रिटर्न टाइप इंटीजर लगा है, न तो यहाँ पे कोई वेरिएबल के टाइप्स लगाते हैं, मतलब जैसे इंटीजर एक्स वाई लिखा है इस तरह से, केवल हम वैल्यू पास करेंगे। तो हमने वैल्यू क्या पास किया, ए बी। तो ए बी की वैल्यू कितनी, 10 20, तो ए की 20, बी की ए के 10 और बी की 20 पास होगा, किस फंक्शन में, सम में। तुरंत यहां से कॉलिंग करेगा इसके डिफिनीशन को, तो a की वैल्यू आ जाएगी x के पास, तो a की वैल्यू कितनी थी, 10, आ गई x के पास। b की वैल्यू आ जाएगी y के पास, मतलब 20 हो जाएगी यहाँ पे। अब इसको क्या करेगा, फंक्शन सम करेगा, इन दोनों का सम करके किसके पास रखेगा, z के पास हो जाएगा 30, और ये 30 रिटर्न करेगा यहाँ पे। तो इस टोटल फंक्शन की रिटर्न वैल्यू कितनी आ जाएगी, s इक्वल टू 30। और फिर हम प्रिंट क्या करेंगे, जब s को प्रिंट करेंगे, सम ऑफ %d एंड %d इस %d abs, मतलब इस तरह से आउटपुट आएगा, सम ऑफ a एंड सम ऑफ 10 एंड 20 इज 30। इस तरह से आउटपुट आपका आ जाएगा, s की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 30 यहाँ पे प्रिंट कर देगा। तो आपने देखा फंक्शंस में यहाँ पे क्या क्या हुआ, कि तीन पार्ट है यहाँ पे मेजर तरीके से। एक तो आपका फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको हम प्रोटोटाइपिंग कहेंगे,
सेकेंड फंक्शन डिफिनीशन, थर्ड फंक्शन कॉलिंग। और भी कुछ पार्ट है प्रोग्राम को आप यहाँ पे समझ लीजिए। अभी देखिए, जब हम फंक्शन प्रोटोटाइपिंग की बात कर रहे थे तो यहाँ पे जो हम इंटीजर एक्स, ए इंटीजर जो है, ए इंटीजर बताता है रिटर्न टाइप कि ये टोटल सम फंक्शन किस टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा। और यहाँ पे होता है वेरिएबल नेम, सम फंक्शंस का नेम यहाँ होता है। यहाँ पे इंटीजर एक्स क्या बताता है, पैरामीटर, इंटीजर एक्स इंटीजर वाई, मतलब ये दोनों पैरामीटर है, इसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। क्या कहते हैं, फॉर्मल पैरामीटर। क्यों फॉर्मल पैरामीटर होता है, आप देखिए कि हमने जो एक्चुअल वैल्यू स्टोर किया था, ए और बी के पास वैल्यू स्टोर किया था, इसको जस्ट हमने यहाँ पे पास किया किसके पास, एक्स और वाई के पास। तो एक्स और वाई के पास एक्चुअल वैल्यू तो नहीं आया था, तो कॉपी आई थी उसकी, इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, फॉर्मल पैरामीटर। ठीक है, एक्चुअल वैल्यू जो हमने स्टोर किया था इनपुट में किसके पास किया था, ए और बी के पास। तो फंक्शंस कॉलिंग में हम क्या यूज कर रहे हैं, ए और बी यूज कर रहे हैं एक्चुअल वैल्यू। यहाँ क्या था, एक्चुअल पैरामीटर या एक्चुअल वैल्यू कह सकते हैं। ठीक है, तो फंक्शन का सिंपल सा प्रोग्राम था। बाकी फंक्शंस को हम और डिटेल में लेके चलते हैं, थोड़ा सा आपको समझाते हैं वन बाय वन कैसे काम करेगा। तो सबसे पहला पार्ट आता है फंक्शन डिक्लेरेशन, जिसको हम कहते हैं फंक्शन प्रोटोटाइपिंग। अब समझिए इसको डिटेल में क्या हो रहा है। ए फंक्शन प्रोटोटाइपिंग इज ए सिंपली डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन दैट स्पेसिफाइज फंक्शंस नेम, पैरामीटर एंड रिटर्न टाइप। तीन चीज हमने बताया था, वही तीन चीज यहाँ बात कर रहा है। A function prototype gives information to the compiler that functions may later be used in the program, के functions का हम बाद में प्रोग्राम में यूज करेंगे। ठीक है, अब सिंटेक्स देखिए इसका क्या होता है डिक्लेरेशन का। जो अभी हमने डिक्लेरेशन बताया पढ़ा, तो डिक्लेरेशन का हम कैसे हम डिक्लेयर करते हैं उसका सिंटेक्स देखिए। सबसे पहले हो गया यहाँ रिटर्न टाइप, उसका फंक्शंस नेम जो आइडेंटिफायर बनाने के रूल्स होते हैं, उस रूल्स के अकॉर्डिंग कुछ भी यहाँ पे हम लिख सकते हैं। इसके बाद टाइप 1 यहाँ पे डेटा टाइप होगा, पैरामीटर 1, टाइप 2, पैरामीटर 2, ऐसे कितने भी नंबर ऑफ पैरामीटर आप बना सकते हैं। ठीक है, फंक्शन डिक्लेरेशन कंसिस्ट 4 पार्ट। देखिए कौन कौन पार्ट ले रहा है। रिटर्न टाइप तो एक ले लिया, यहाँ पे रिटर्न टाइप क्या हो सकता है, इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, डबल, कुछ भी आप लिख सकते हैं जैसी आपकी नीड हो। फंक्शंस नेम वैलिड आइडेंटिफायर, मतलब आइडेंटिफायर्स का जो रूल था उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे कोई भी आप नेम ले सकते हैं फंक्शन नेम। पैरामीटर लिस्ट, फॉर्मल पैरामीटर, यहाँ पे जो है इसको हम कहते हैं फॉर्मल पैरामीटर। और एक सेमीकोलन लास्ट पे होगा जो टर्मिनेट करेगा इसको, टर्मिनेशन सेमीकोलन। तो ये सिंपल फॉर्मेट है आपका फंक्शन को डिक्लेयर करने का। नेक्स्ट इसके बाद आता है फंक्शन डिफिनीशन वाला पार्ट। तो फंक्शन डिफिनीशन कैसे होता है, देखिए फंक्शन डिफिनीशन में सेम जो हमने डिक्लेरेशन में यूज किया था, ये सेम लाइन लिखेंगे, रिटर्न टाइप, फंक्शंस नेम, पैरामीटर लिस्ट यहाँ पे होगा। और इसको हम क्या कहेंगे डिफिनीशन देते टाइम, बॉडी ऑफ फंक्शन, ओपनिंग और क्लोजिंग ब्रेस में बॉडी ऑफ फंक्शन, कोई भी नंबर ऑफ लाइन ऑफ कोड हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जिसको हम कहेंगे फंक्शंस बॉडी। ध्यान दीजिए इस वाले पार्ट को जो लाइन है, इस लाइन को हम फंक्शन हेडर भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये फंक्शन डिफिनीशन में यूज, डिक्लेरेशन में यूज हुआ है, वही चीज यहाँ फिर से हम रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इस तरह से जाए फंक्शन डिफिनीशन। ठीक है, फंक्शन बॉडी कंटेन द डिक्लेरेशन एंड स्टेटमेंट नेसेसरी फॉर परफॉर्मिंग द रिक्वायर्ड टास्क। द फंक्शन बॉडी कंसिस्ट ऑफ लोकल वेरिएबल। ध्यान दीजिए फंक्शन बॉडी के अंदर क्या क्या हो सकता है, लोकल वेरिएबल भी यहाँ कुछ बना सकते हैं हम, फंक्शन स्टेटमेंट कुछ लिख सकते हैं, रिटर्न स्टेटमेंट लिख सकते हैं। मींस एक तरह से प्रोग्राम के जो भी आपकी नीड है वो लाइन हम यहाँ पे लिख सकते हैं। थर्ड और इंपॉर्टेंट पार्ट आता है फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग हमेशा मेन फंक्शन में या किसी भी दूसरे फंक्शन में हम कर सकते हैं, किसी दूसरे फंक्शन में भी किसी दूसरे फंक्शन को कॉल कर सकते हैं। लेकिन उसको लिखने का तरीका क्या होता है, सिंपली हम लिखेंगे फंक्शन नेम, आर्गुमेंट 1, आर्गुमेंट 2, और ये दोनों आर्गुमेंट यहाँ पे एक्चुअल आर्गुमेंट होंगे। पीछे क्या था, फॉर्मल आर्गुमेंट, यहाँ पे होंगे एक्चुअल आर्गुमेंट। ठीक है, इस तरह से हम यूज करें। आपने एग्जाम्पल अभी देखा ही इसके पहले कि किस तरह से एग्जाम्पल हम ले रहे हैं।
तो एक एग्जांपल और हम देख लेते हैं इसी का, और क्लियर आपको हो जाएगा फंक्शंस का यूज करके। ठीक है, देखिए एक फंक्शन का यूज करके हम प्रोग्राम बना रहे हैं जिसमें फाइंड आउट क्या करना है, प्रोग्राम टू फाइंड नंबर इज इवन और ऑड, इवन और ऑड नंबर फाइंड आउट करना है, लेकिन फंक्शंस का यूज करके करना है। तो फंक्शन का यूज करके कैसे बनेगा, देखिए आपका हमने सबसे पहले हेडर फाइल ले लिया है studio.h। अब देखिए हम यहाँ पे एक फंक्शंस बना रहे हैं, खुद से फंक्शन डिक्लेयर कर रहे हैं जिसका रिटर्न टाइप void ले रहे हैं। void मींस रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा, सिंपल फंक्शन बन रहा है। फाइंड नाम का हमने फंक्शन बना लिया, यहाँ पे इंटीजर या केवल एक ही वेरिएबल मतलब एक पैरामीटर पास कर रहे हैं जो किसके पास स्टोर होगा, n के पास, और किस टाइप का होगा, इंटीजर टाइप का, और सेमी कॉलन। तो एक पार्ट हो गया फंक्शन डिक्लेरेशन, और इसको हम प्रोटोटाइप भी कर सकते हैं। ठीक है, डिफिनीशन क्या कहता है यहाँ पे डिफिनीशन देखिए हमने दे दिया फंक्शन का, void find इंटीजर n, सेम चीज यही लिखा हुआ है यहाँ पे। इसके अंदर जो n के पास वैल्यू आएगी उस वैल्यू को ही मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड है। तो हम क्या करेंगे, इफ इसकी बॉडी, ये ध्यान दीजिए फंक्शंस की बॉडी है n मॉडुलो 2 इक्वल टू 0, दैट मींस नंबर इज इवन प्रिंट कर देगा, अगर एल्स करेगा तो नंबर इज ऑड प्रिंट कर देगा। अब हम एक मेन फंक्शन लेंगे क्योंकि मेन तो कंपलसरी पार्ट है। मेन के अंदर हमने क्या किया, इंटीजर नम लिया, एक नंबर के नम ले लिया वेरिएबल, जहां पे हमने एक नंबर स्टोर कर लिया, मींस हमने स्ट्रिंग मैसेज प्रिंट किया इंटर ए नंबर, और नंबर जो भी लिया उस नम के पास स्टोर कर लिया। मतलब सपोज हमने लिया नम इक्वल टू, नम की वैल्यू ले लिया 12। अब क्या करेंगे, यहां देखिए ये फंक्शंस की कॉलिंग हो रहा है। फाइंड नाम का फंक्शन था, उसको हम कॉल कर रहे हैं कौन सी वैल्यू पास करके, एक्चुअल वैल्यू, मतलब 12 हम यहाँ पे पास कर रहे हैं, फाइंड 12। तो ये क्या करेगा, तुरंत आएगा इसके डिफिनीशन पे, और यहाँ पे नम की वैल्यू कॉपी कर देगा n के पास, मतलब n के पास भी कितना हो जाएगा 12, और ये ऑपरेशन अब किस पे परफॉर्म करेगा, n पे, मतलब फॉर्मल आर्गुमेंट पास करेगा। तो n मॉडुलस 2 क्या आ जाएगा, 0 के इक्विवेलेंट उसका रिमाइंडर आ जाएगा, प्रिंट कर देगा 12 इज इवन। ठीक है, तो इस तरीके से काम करता है आपका यूजर डिफाइंड फंक्शंस। ठीक है, अब आप इसी प्रोग्राम में आपने रिटर्न स्टेटमेंट भी देखा कि रिटर्न स्टेटमेंट कैसे यूज हो रहा है। तो जनरली प्रोग्राम में हम रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं। रिटर्न स्टेटमेंट सिंपल है, जैसे ध्यान देना कि जैसे आप कोई प्रोग्राम देखते हो तो लास्ट में रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं हम। जैसे अभी आपने पीछे देखा जब हम 2 नंबर का एडिशन निकाल रहे थे तो वहां पर हमने रिटर्न किया था। तो रिटर्न स्टेटमेंट जनरली क्या करता है, द रिटर्न स्टेटमेंट टर्मिनेट्स द एग्जीक्यूशन ऑफ ए फंक्शंस एंड रिटर्न द वैल्यू टू द कॉलिंग फंक्शन। कि रिटर्न क्या करता है, जनरली वो फंक्शन को टर्मिनेट करेगा और जो वैल्यू होगा वो रिटर्न कर देगा जो फंक्शन उसको कॉल किया था। द प्रोग्राम कंट्रोल इज ट्रांसफर टू द कॉलिंग फंक्शन आफ्टर द रिटर्न स्टेटमेंट एग्जीक्यूटेड। तो रिटर्न फंक्शन कैसे लिखते हैं हम, रिटर्न यहाँ पे एक्सप्रेशन, कुछ एग्जांपल रिटर्न लिखने के। रिटर्न आपका एक कीवर्ड है जो 32 कीवर्ड होता है उसमें से, और रिटर्न किस तरीके से लिख सकते हैं, इस तरह से रिटर्न ए मींस कोई वेरिएबल की वैल्यू रिटर्न कर सकते हैं, कोई एक्सप्रेशन a प्लस बी हम रिटर्न कर सकते हैं, सिंपली रिटर्न हम लिख सकते हैं, मतलब कोई वैल्यू नहीं रिटर्न करके केवल हम रिटर्न लिख सकते हैं, कोई लेंदी एक्सप्रेशन से टोटल a प्लस एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाई बाय जेड कुछ ऐसे रिटर्न कर सकते हैं। ठीक है, या फिर रिटर्न करते टाइम हम अगेन फंक्शंस को भी रिटर्न कर सकते हैं, मतलब फंक्शंस की भी रिटर्न में भी हम कोई फंक्शंस का को कॉल कर सकते हैं। तो ये कुछ तरीके हैं रिटर्न स्टेटमेंट यूज करने के लिए। होप सो आपको कंसेप्ट यहाँ तक क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ यूजर डिफाइंड फंक्शन की, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें आप बहुत सारी चीजें आपको डिटेल में समझ में आएगा और हम कुछ प्रोग्राम भी उस पर कराते चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, थैंक यू सो मच।